नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी के लिए आज का दिन काफी झटकों भरा साबित हुआ है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, बीजेपी के लिए आज का दिन बहुत बड़े झटकों भरा साबित हुआ है। सुबह पहला झटका तब लगा बीजेपी को जब सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला आया कि, और सबसे बड़ी बात कि जो मदरसा एक्ट 2004 का है उत्तर प्रदेश का, उस एक्ट को अब लागू किया जाएगा। अब लागू किया जाएगा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले 2004 के मदरसा एक्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था और उसके इस फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। 2004 में मुलायम सिंह सरकार के बनाए इस अधिनियम के कारण उत्तर प्रदेश में जितने मदरसे चल रहे थे और उन्हें जो सहायता मिल रही थी या वहां छात्रों की पढ़ाई जिस तरह से हो रही थी वो अब वैसे ही चलती रहेगी, ये आज के फैसले से जाहिर हो गया है। वरना इसी साल मार्च में आए फैसले के बाद इन मदरसों में पढ़ रहे छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया था। दोस्तों, खैर अधर में तो अब बीजेपी की जान भी लटकी हुई है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट वार छेड़कर कांग्रेस की गारंटियों को झूठा साबित करने की जो कोशिश कुछ दिनों पहले की थी, आपको याद होगा 5 ट्वीट उन्होंने किया था। 5 में से तीसरे नंबर के ट्वीट को नरेंद्र मोदी ने डिलीट कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो आगे जो कुछ हुआ है उसके कारण बीजेपी को झटका लगा है। इसलिए क्योंकि आज फिर से उसका जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में मोदी को सीधे डिबेट करने की चुनौती दे दी है। यानी बीजेपी को दूसरा झटका मल्लिकार्जुन खड़गे से मिला है। ये जरा सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा क्या है। झारखंड में वो थे और चुनावी मंच से क्या कह रहे हैं, सीधे कैसे चुनौती दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, सुनिए। सब बांटते रहेंगे भाइयों। आखिरी में एक मैं कहना चाहता हूं, अगर मोदी जी को हमारे गारंटीज के ऊपर अगर भरोसा नहीं है, मैं बेंगलुरु में बोला था, कुछ बातों की टिप्पणी उन्होंने यहां पर की 2-4 जगह, मैं उनको चैलेंज करता हूं, वो बेंगलुरु आए, मैं बताऊंगा कि हम जो गारंटी दिए 5, उसमें हमने कितने इंप्लीमेंट किया, कितने लोगों को पहुंचाया, कितना खर्च किया। जो हिसाब आपके सामने रखा हूं पूरा डिटेल वहां पर मैं बेंगलुरु में रखूंगा। बहस ऐसा टेबल पे हो, वो उधर ठहरे मैं इधर ठहरूंगा, या नहीं तो मैं उधर ठहरूंगा वो इधर ठहरे, बहस करूंगा किसकी सरकार अच्छी काम की है, किसकी सरकार गारंटी पहुंचाई है। अरे तुम्हारी गारंटी, ए मोदी की गारंटी बोलते फिरे, बोले या नहीं बोले, कहां है भाई तुम्हारी गारंटी है। लेकिन मेरी गारंटी तो यह है, सोनिया गांधी ने गारंटी दिया, क्या दिया, गरीबों का पेट भरने के लिए ये गारंटी दी और लोगों को अन्न मिल रहा है। और सोनिया गांधी जी ने नरेगा का काम किया, ये गारंटी हमने दी। उन चीजों तो सुन रहे थे आप, यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे साफ साफ कह रहे हैं कि आइए आप बेंगलुरु और आमने सामने बातचीत हो जाए। गारंटी किसकी गारंटी और कौन अपनी गारंटियों पर को अमल में लाया है वो आप देख लीजिए। आपको बता दूं दोस्तों कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे खुद इंडिया गठबंधन के प्रचार के लिए झारखंड पहुंचे और हेमंत सोरेन के साथ उन्होंने इंडिया गठबंधन की 7 गारंटियों वाला घोषणा पत्र भी जारी किया है, जिसमें 10 लाख नौकरियों और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय जैसे अहम वादे भी हैं। आइए जरा देख लेते हैं क्या क्या गारंटियां हैं। 7 गारंटियां जरा स्क्रीन पर ले आइए। और सबसे बड़ी चीज कि यहां हर महीने 7 किलो राशन प्रति व्यक्ति, हर महीने, ये जरा पहले नंबर की गारंटी को ले आइए, हर महीने 7 किलो राशन प्रति व्यक्ति, 450 का एलपीजी सिलेंडर। और दूसरी गारंटी है आरक्षण की गारंटी, जिसमें एसटी को, शेड्यूल ट्राइब को 28%, शेड्यूल कास्ट को 12%, ओबीसी को 27%। तीसरी गारंटी है महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह, जो मैया सम्मान योजना वहां अभी हेमंत सोरेन सरकार लेकर आई है, उसमें हर महीने 2,500 रुपए महिलाओं को। चौथी गारंटी है सरना धर्म कोड लागू करेंगे। जी हां, सरना धर्म कोड लागू करेंगे। पांचवी गारंटी 10 लाख सरकारी नौकरी और 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा, ये पांचवी गारंटी है।
छठवीं गारंटी है धान की एमएसपी 3200 रुपए प्रति क्विंटल। 1932 पर आधारित खतियान की गारंटी भी है। और उसके अलावा सातवीं गारंटी, हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी, इसकी गारंटी है। तो ये 7 गारंटियां आज मल्लिकार्जुन खड़गे, हेमंत सोरेन, इन सब ने आज लॉन्च की है। आप देख लीजिए। यहां पर एक गौर फरमाने वाली बात यह है दोस्तों कि चाहे झारखंड हो या उधर महाराष्ट्र हो, दोनों जगहों पर इंडिया गठबंधन की गारंटी आ रही है। अलग अलग गारंटियां नहीं, अलग अलग घोषणा पत्र नहीं। यह सबसे बड़ी चीज है और जिसको आज आपने यहां झारखंड में देखा है। इसी झारखंड में आज हेमंत सोरेन ने भी मोदी को झटका दिया है। आपको याद होगा कि कल मोदी ने रोटी छीन रहे हैं, बेटी छीन रहे हैं वाली बात की थी। अगर याद नहीं हो तो जरा सुना देता हूं फटाफट। नरेंद्र मोदी ने कल क्या कहा था। कल नरेंद्र मोदी थे इसी झारखंड में और वो अपने अंदाज में जैसा भाषण देते हैं उसी अंदाज में भाषण दे रहे थे, लेकिन बोलते बोलते वो क्या बोल गए ये शायद इस चीज का अंदाजा उनको भी नहीं होगा। लेकिन इस बीच ये देखिए, ये है हेमंत सोरेन जो दौड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए जल्दी से फटाफट दौड़ रहे हैं और हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि समय बचाना है। ये सारे विजुअल्स आप देख सकते हैं कि नेता कितनी मेहनत करते हैं। देखिए, समय की कमी, जल्दी से पहुंचकर दूसरी जगह पे जाना है, मुख्यमंत्री दौड़ रहा है। ये तो वहां झारखंड की बात। उसी झारखंड में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही लोग रोटी छीन रहे हैं और बेटी छीन रहे हैं कह रहे थे। सुनिए पहले इसको, उसके बाद हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, सुनिए आप उसको भी। पहले प्रधानमंत्री को। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। तो सुन रहे थे आप, ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प रहे हैं। ये बात कह रहे थे यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन हेमंत सोरेन ने जो कुछ कहा है, पलटवार किया है, जरा इसको सुनिए। रोटी बेटी माटी बचाने क्या ये लोग नारा लगाते। गुजरात में जाके देख लीजिए बिल्किस बानोवा का वो घटना जहां 25 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दे दिया। चुनाव में उसको पेरोल पर सब लोगों को छोड़ दिया और माला और टीका पहनाता है। ये हालत है इनकी। यही दूसरे राज्यों में कौन एक बाबा है, राम रहीम, बलात्कार के केस में सजा भुगत रहा है, लेकिन चुनाव में पेरोल पे छोड़ देता है। क्या बेटी की बात करेंगे ये लोग? और माटी का बात, आज यहां जो कंपनी कोयला खदान चल रहा है, बॉक्साइट का खदान चल रहा है, कोयला का खदान चल रहा है, आयरन ओर का खदान चल रहा है, वो किसका है? क्या झारखंडी लोग इसको चला रहा है क्या? ये सारा व्यापारी लोग चला रहा है, ये गुजरात का। और हमें बेदखल करके, विस्थापित करके आपने जमीन से। तो हेमंत सोरेन यहां सीधा प्रहार करते हुए, सीधा प्रहार, और यह कि गुजरात में आप क्या कर रहे हैं, और यहां पर बिल्किस बानो का भी नाम लेते हुए जब बेटियों का जिक्र करते हैं तो आप अपने गुजरात में, अपने यहां देख लीजिए कि आपने क्या कुछ कहा, क्या कुछ किया। आपने कैसे बिल्किस बानो के अपराधियों को वहां माला पहनाया, उनका स्वागत किया, सम्मान किया। ये सारी बातें व्यापारी क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ यहां कहते हुए
हेमंत सोरेन। बहुत महत्वपूर्ण बात यहां हेमंत सोरेन कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसी झारखंड में आज योगी आदित्यनाथ थे और अपने अंदाज में वो भाषण दे रहे थे। अपने अंदाज में उन्होंने फिर से आज बटेंगे कटेंगे का जिक्र कर रहे थे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी बटेंगे कटेंगे पे तीखा प्रहार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि आप ही बांटते हैं और आप ही काटते हैं। आइए जरा सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को। बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, गरीबों को क्या दिए आप? इनको गुलाम रखने का तुम्हारा इरादा है। अरे कोई गरीब मंदिर में नहीं जा सकता आज भी, कोई अछूत पानी नहीं पी सकता किसी के घर में, स्कूल में नहीं जा सकता अच्छे स्कूल में। ऐसी स्थिति है और ये बोलते हैं ऊपर से बटेंगे तो कटेंगे। तो ये लोग अपने लिए बोलते, ये बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है। इस एजेंडे को तुमको तोड़ना है। जब तक इसको आप नहीं तोड़ेंगे तुमको ये लोग शोषण करते रहेंगे। तो ये बीजेपी का एजेंडा है, ये आरएसएस का एजेंडा है और आपका शोषण करते रहेंगे ये लोग, इसलिए इनकी बातों में मत आइए, इसको तोड़ना है। ये बात यहां कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र आप लोग जानते हैं दोस्तों, 83 साल उम्र है, लेकिन आज भी यंग दिखाई देते हैं। जब ये बोलते हैं तो आप सुन लीजिए, इनकी जुबान बहुत तगड़ी और राजनीति में इनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी पीछे हो जाते हैं, ये आप इनकी बातों से समझ सकते हैं। उधर राहुल गांधी भी अभी से थोड़ी देर पहले तेलंगाना पहुंचे और उससे पहले राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र यानी रायबरेली में थे। रायबरेली सुबह सुबह पहुंचे थे और अभी से थोड़ी देर पहले तेलंगाना हैदराबाद पहुंचे और हैदराबाद में राहुल गांधी ने आज जो कुछ किया है उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी। इसलिए क्योंकि जाति आधारित सर्वे जनगणना जो है, वहां जाति आधारित सर्वे का जो वादा था उसको पूरा कर रहे हैं राहुल गांधी तेलंगाना में। और यहां से परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई देंगी और परिस्थितियां नरेंद्र मोदी के लिए झटके पे झटके वाले हो सकती हैं इस तेलंगाना से जो जाति आधारित सर्वे जब उसका रिजल्ट सामने आएगा। तो वहीं महाराष्ट्र में आज उद्धव ठाकरे ने कोल्हापुर में कांग्रेस उम्मीदवार सतेज पाटिल के लिए प्रचार किया और इससे पहले 5 बागी नेताओं को पार्टी से निकालकर अपनी सख्ती का संदेश भी शरद पवार ने दे दिया है। महाराष्ट्र में कल महाविकास आघाड़ी अपना घोषणा पत्र भी जारी करने वाला है। ऐसे ही जैसे अभी यहां घोषणा पत्र झारखंड में जारी हुआ है, वैसे ही महाविकास आघाड़ी की तैयारियां चल रही हैं जो घोषणा पत्र कल जारी होने वाला है महाराष्ट्र में, और जिसके लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों महाराष्ट्र पहुंचेंगे। झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक इंडिया गठबंधन की ये एकजुटता बीजेपी के लिए एक और झटका है, क्योंकि जितनी बार बीजेपी कोशिश करती है कि गठबंधन के दलों में फूट पड़े, वे सब एक साथ मिलकर बीजेपी पर हमलावर हो जाते हैं। वैसे आज शरद पवार ने जिस तरह से चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है, उन्होंने कह दिया है कि अब मैं चुनावी राजनीति से संन्यास लेने जा रहा हूं, यानी अब शरद पवार चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इस ऐलान से भी बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि पहले ही शरद पवार के लिए सहानुभूति का और अजित पवार के लिए नाराजगी का माहौल वहां महाराष्ट्र में है। और अब आज की घोषणा के बाद शरद पवार का साथ देने के लिए जनता अजित पवार की एनसीपी के खिलाफ वोट करेगी, ऐसी उम्मीद आप रख लीजिए। तो दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या आज की सियासी हलचल और इसमें लगे झटकों के बाद बीजेपी की कमजोरी नजर आ रही है, और साथ ही चर्चा करेंगे अमेरिका में अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाले मतदान की, जिसके लिए लोग लाइनों में लग चुके हैं। लेकिन चर्चा अमेरिका की इस प्रोग्राम के ठीक बाद 8:30 बजे से लगातार अभी आप बीच बीच में देख रहे होंगे। महाकवरेज अमेरिका पे इस
न्यूज पॉइंट के ठीक बाद 8:30 बजे से अमेरिका के चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव पर महा कवरेज, और सीधे वाशिंगटन डीसी से हमारे साथी पॉलिटिकल एनालिस्ट अजीत शाही जुड़ेंगे। उनके साथ और प्रशांत टंडन जी के साथ आप सुनेंगे, देखेंगे वो महा कवरेज अमेरिका चुनाव पर। तो बैठे रहिए हमारे साथ। और एक तीसरी चीज आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये कल आपको दिखाएंगे। जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन का पहला इंटरव्यू। जेल से निकलने के बाद चंपाई सोरेन जब हटे तो हेमंत सोरेन उस कुर्सी पर फिर से बैठे, यानी सीएम की कुर्सी पर। और वो पहला इंटरव्यू डीवी लाइव को हेमंत सोरेन ने दिया। उस इंटरव्यू का एक छोटा सा टीजर आपके सामने रखना चाहता हूं। इस प्रोग्राम की शुरुआत करूं उससे पहले, लेकिन इसको कल दिखाऊंगा, आज नहीं। आज बहुत कुछ है, ऐसे ही अपच हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा, क्योंकि इसके तुरंत बाद हम अमेरिका का सूरत हाल भी समझेंगे, क्योंकि वहां वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, वो भी जानेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन की बात, उनकी जुबानी कल। पहले ये टीजर एक छोटा सा देखिए। 31 जनवरी शाम को एक वीडियो जारी होता है, ईडी जो है उसकी छापेमारी हो चुकी है और वो शायद गिरफ्तार कर ले। बड़े आश्चर्यजनक तरीके से हमारे इस देश की एजेंसियां काम कर रही हैं। जब सत्ता में है, जब आप जेल में गए थे तो मुख्यमंत्री आप नहीं थे, समस्याएं आपने सुनी, देखी। अभी इलेक्शंस के बाद अगर आप दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे मेजॉरिटी के साथ, तो जो जेल रिफॉर्म्स है, जो पुलिस रिफॉर्म्स है, एक जो प्रोसेस इज अ पनिशमेंट, कि जेल में रख दो, धाराएं लगा दो, इतनी गवाही लगा दो कि वो 15 साल 20 साल उसकी जमीनें बिक जाए। उमर खालिद पड़ा हुआ है ना, अपना 4 साल हो गए अभी तक ट्रायल में। ईडी का प्रेशर आप लोगों ने झेला, पार्टी तोड़ने और घर तोड़ने, ये दोनों प्रेशर भी आपने झेला, और इन सब के बीच ये चुनाव, खुद को कितना मजबूत पाते हैं आप? देखिए, झेलने में कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, इतने हम लोगों ने संघर्ष किया है, तो ये सब बहुत छोटे मोटे चीज़। हेमंत जी, हम लोग चुनाव के दौर में हैं। जो छात्र इम्तिहान देता है उसको मालूम होता है कि नंबर कितने आएंगे। मार्क्स देंगे हमारे इस राज्य की जनता। ऐसी क्या मजबूरी हुई कि अचानक चंपाई सोरेन जी को? तो आज आपको क्या लग रहा है, ये अचानक है कि मजबूरी रहा है कि आज वो भारतीय जनता पार्टी? आपका कहने का मतलब है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब से संपर्क में थे बीजेपी के? 1 मिनट में न चावल पकता है न रोटी पकता है। तो 1 मिनट में न चावल पकता है न रोटी पकती है, आप जानते हैं। यानी चंपाई सोरेन जा रहे थे, ये पता था, और क्यों जा रहे हैं, पीछे क्या कुछ चल रहा है, बहुत कुछ बताएंगे हेमंत सोरेन अपने इस इंटरव्यू में। लेकिन इसको हम कल देखेंगे। आज ये कार्यक्रम और इसके ठीक बाद अमेरिका चुनाव पर महा कवरेज आप देखेंगे दोस्तों 8:30 बजे से। लेकिन इससे पहले एक बाइट और सुनाना चाहता हूं, इतनी गुस्ताखी आप लोगों के सामने करना चाहता हूं कि थोड़ा सा समय और लूं। और एक बाइट अखिलेश यादव की, इसलिए क्योंकि दिल्ली और लखनऊ के बीच क्या फर्क है और क्या चल रहा है, ये अखिलेश यादव पूछ रहे हैं, जरा सुन लीजिए। ये जो 2 साल का नियम बना है, ये साबित कर रहा है लेकिन लखनऊ दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं है। और इस प्रदेश ने जो डीजीपी दिए, जो नई परंपरा शुरू की कार्यवाहक की, आप देख लीजिए 50 पायदान हैं। वो अधिकारी कितने निराश हैं, कितना मनी मन दुखी है कि उन्हें मौका नहीं मिला काम करने का। कितने आईपीएस होंगे जिन्हें मौका नहीं मिला, और अपने खासम खास और अपने पक्के को बैठाने के लिए, इसलिए कि जिससे कि बेईमानी की जा सके, जिससे अन्याय किया जा सके, जिससे कानून की धज्जियां उड़ाई जा सकें, इसलिए सरकार अपना ऐसा फैसला कराना चाहती है, नियम बनाना चाहती है कि उन्हीं के कोई ना कोई बैठ जाए, जिनको खुद का अपना भविष्य नहीं पता है कि 2 साल चलेंगे कि नहीं चलेंगे, वो 2 साल के नियम बना रहे हैं। तो बात उपचुनाव और उत्तर प्रदेश की है। इधर ये अखिलेश यादव की जुबानी आपने सुन ली, महाराष्ट्र से लेकर महाराष्ट्र, झारखंड और इधर उत्तर प्रदेश, अमेरिका की बात भी होगी। इन तमाम मसलों पे आइए अब चर्चा करते हैं। और मास्टर स्ट्रोक क्या है
और कैसे पलट जाएगा चुनाव। इन सब के बीच आपने सुप्रीम कोर्ट के आज 2 फैसले आए हैं, दोनों महत्वपूर्ण फैसले। उसमें मदरसा वाला फैसला जिसको पलटा है सुप्रीम कोर्ट ने, ये बहुत बड़ा एक कहें तो झटका है बीजेपी के लिए। इन सब की चर्चा, आइए जरा सबसे पहले चलते हैं हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों के बीच और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, अनिल सिन्हा जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं, शकील अख्तर जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं और जो जुड़ने वाले हैं। सीधे आना चाहता हूं शकील जी आपके पास। आखिर क्या खाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कि सीधी चुनौती वो गरजते ऐसा हैं कि लगता है कि कोई 40-50 साल का लड़का जो है वो गरज रहा हो। इतनी ताकत तो मुझे अखिलेश यादव में नजर नहीं आती है, इसलिए आखिर में सुनाया था अखिलेश यादव का ये की बाइट कि अखिलेश यादव को देखिए और उधर खड़गे साहब को देखिए। अखिलेश यादव में उतनी ताकत नजर नहीं आ रही थी, हालांकि बात बहुत पते की कर रहे थे अखिलेश यादव, लेकिन खड़गे साहब सीधे कह रहे हैं आइए मोदी जी बेंगलुरु में देख लेते हैं। क्या करते हैं आखिर ये शकील जी? राजीव जी, ये विचारों की ताकत है, ये जो है कन्विक्शन की ताकत है। और खड़गे जी जो हैं उस कांग्रेस के विचार से इतनी हिम्मत और ताकत पाते हैं। वो जो कह रहे हैं कि आइए बेंगलोर, तो वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मोदी जी जाएंगे नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे ही राहुल गांधी ने उन्हें चैलेंज किया था कि आइए डिबेट कर लेते हैं, नहीं करी उन्होंने। क्यों? क्योंकि अगर वो डिबेट करेंगे तो इस बात का क्या जवाब देंगे कि 15 लाख जो हर एक के खाते में जाना थे वो कहां है। खड़गे जी तो बता देंगे कि जो हमारी गारंटियां थी कर्नाटक की, वो गारंटियां देखिए ऐसे पूरी हो रही हैं। जब उनसे पूछेंगे कि 2 करोड़ रोजगार कहां है, तो क्या बताएंगे? खड़गे जी बता देंगे। जब उनसे पूछेंगे कि आपने कहा था कि नारी पर अब वार नहीं होगा, मोदी सरकार, मणिपुर में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, और अब आप बात कर रहे हैं झारखंड में, उन्हें मालूम नहीं है कि वो क्या बोल गए। उनके शब्द थे कि बेटियों के साथ शादी के नाम पर, शादी के नाम पर कोई बोल देगा अगर, तो कहेंगे देखिए मुझे एक और गाली दी है, मेरे ऊपर ले आए इस बात को। उन्हें पता नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। आज तक राजनीति में बेटियों के नाम पर राजनीति किसी ने नहीं की, कभी नहीं हुई। लेकिन वो भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा और जाने कहां कहां होते हुए आखिर वो बेटियों तक आ गए। देखिए स्थिति जो है इन्होंने बहुत खराब कर दी है। और वो स्थिति क्या है कि देश में ही नहीं विदेश तक, वहां तक नफरत और विभाजन फैला दिया है। कभी विदेशों में सारा भारतीय समुदाय नहीं, पूरा दक्षिण एशिया मिलजुल के साथ में रहता था, कभी फर्क नहीं होता था, सब अपने आप को एक समझते थे। लेकिन अब 2 भारतीय समुदाय कनाडा में जिस तरह तनाव के बीच से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है। इन्हें नहीं मालूम, वो इसमें भी राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हमें याद है काशीराम ने जब 1992 में संघ ने और बीजेपी ने बाबरी मस्जिद ढाई थी, उसके बाद जम्मू में एक भाषण दिया था, हम वहीं थे। काशीराम ने, उन्होंने कहा था कि एक बाबरी मस्जिद इन्होंने गिरा दी, नफरत फैला दी, इसका दुनिया में क्या असर होगा। जगह जगह इस क्रिया की प्रतिक्रिया होगी और फिर वो रुकने वाली नहीं है। आज वही हो रहा है। पूरे देश के अंदर एक समुदाय दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा कर दिया इन्होंने। और आज जो विदेश में कनाडा तक वो चला गया तनाव, उससे ज्यादा चिंताजनक बात कोई नहीं हो सकती। दूसरा जो लास्ट में आपने अभी जो दिखाया अखिलेश की बाइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी की। योगी जी जो हैं अपना डीजीपी बनाने के लिए केंद्र सरकार की अभी तक की जितनी भी संवैधानिक व्यवस्था है उसको ताक में रखकर एक नया पैनल बना रहे हैं। मोदी जी कहते थे कि फलाना राज्य हमारे साथ सहयोग नहीं करता, ठिकाना नहीं करता, जो उनके शासित नहीं थे। लेकिन उन राज्यों ने कभी भी किसी ने भी, चाहे वो बंगाल हो, चाहे केरल हो, चाहे कोई भी हो,
ऐसा कोई काम नहीं किया। अब वहां पे अपना एक पैनल बना के यूपीएससी को साइडलाइन करके योगी जी जो है अपना डीजीपी को एक्सटेंशन दे रहे हैं। यही कह रहे थे अखिलेश ने सीधे हेड ऑन लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने जो दिल्ली में और लखनऊ में जो विभाजन हो रहा है, विभाजन यहां भी हो गया, मोदी जी में और योगी जी में, वो बता रहे हैं वो। और ये जो है चीजें बहुत गंभीर चीजें हैं। देश में एक संविधान है, कानून है, व्यवस्था है, नियम है, परंपराएं हैं, उन सबको तोड़ा जा रहा है। पहले ये काम मोदी जी करते थे, अब उत्तर प्रदेश में होने लगा है। मदरसे, मस्जिद, नमाज, हर चीज पर सवाल करने लगे हैं। ये जो मदरसे पे आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वो इसीलिए आया है कि यूपी में और यूपी के बहाने पूरे देश में उनकी निगाह ये थी कि मदरसे बंद कर दो। अरे भाई, संविधान ने अल्पसंख्यकों की शिक्षा की व्यवस्था की है, उसके अनुसार ये स्कूल चलते हैं, सब समुदायों के चलते हैं। लेकिन इनकी निगाहें क्या थी? धार्मिक विभाजन की। तो ये सारी चीजें जो हैं देश के लिए ही नहीं बल्कि जो है विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए भी अब खतरनाक हो गई हैं। जी, कर्नाटक का जो उन्होंने कहा है बेंगलोर का, वो बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छा चैलेंज किया है कि आप आइए कर्नाटक, बेंगलोर कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बेंगलोर की बात कर रहे हैं, कर्नाटक की बात कर रहे हैं कि वहां कांग्रेस ने अपनी गारंटी पर अमल नहीं किया, तो वहीं आ जाइए, वहीं बात हो जाएगी। बीजेपी के पास अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ नफरत और विभाजन, और वो इसको इस चुनाव में और ज्यादा तेज करेंगे। झारखंड में, महाराष्ट्र में वो जो है जिस स्तर तक ले जा सकते हैं उस स्तर तक ले जाएंगे। लेकिन उन्हें जिस तरह अभी खड़गे जी ने दिया चैलेंज, जिस तरह अखिलेश ने दिया, उस तरह से सीधे हेड ऑन लेना पड़ेगा, सीधे उनकी बातों का जवाब देना पड़ेगा। खड़गे जी ने बहुत अच्छा कहा कि बेटियों की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कटेंगे तो बटेंगे, आप ही काटते हैं, आप ही बांटते हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने। आप क्या कह रहे हैं बात? तो ये जो है अब मोदी जी को जो करना है वो करेंगे, इससे ज्यादा करेंगे वो। लेकिन इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को, उनको इसी तरह जवाब देना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। कांग्रेस बहुत एग्रेसिव मोड पे, और कांग्रेस का अध्यक्ष अगर ऐसा भाषण दे तो आप समझ सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में कितना जोश भर सकता है। झारखंड की बात हो रही है। झारखंड में आज मल्लिकार्जुन खड़गे थे, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, लेकिन गहमा गहमी का आलम है झारखंड में, क्योंकि पहला चुनाव जो है वो 13 तारीख को है और 43 सीटों पर, 43 सीट्स पे झारखंड में पहले फेज में है, और उसके अलावा 38 सीटों पर, 38 सीटों पर 20 तारीख को चुनाव है। और उससे पहले गतिविधियां काफी तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल बातें कही हैं उस पर प्रतिक्रिया बहुत तेज गति से आ रही हैं। जरा जल्दी से आना चाहता हूं, झारखंड को बहुत नजदीक से जानते हैं प्रेम कुमार जी आप, और अब कल से लेकर आज तक क्या कुछ बदलता हुआ दिखाई देता है झारखंड में, प्रेम कुमार जी? बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। बहुत कुछ तेजी से बदल रहा है। झारखंड ही नहीं, पूरे देश में अलग अलग घटनाएं घट रही हैं। आपने सबको बताया भी है कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से लेकर के तेलंगाना में जनगणना का सवाल, या कर्नाटक का मुद्दा जहां ट्वीट मिटाना पड़ा प्रधानमंत्री जी को, और जिसका जवाब झारखंड में देते नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे जी। झारखंड की सियासत को आप इस तरह से देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा फोकस झारखंड पर किया हुआ है, उसकी पूरी लीडरशिप झारखंड में जमा है, और अब इंडिया गठबंधन भी वहाँ इंटैक्ट दिख रहा है। और आज तो 7 गारंटियाँ लागू की गई हैं, उन गारंटियों के बारे में भी आपने बताया है। और ये गारंटियाँ दरअसल इस पर काम पहले से हो रहा है, और इस वजह से उनकी बातों पर जनता में यकीन भी होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। देखिए, बिजली बिल माफ़ करना, बकाया बिजली बिल माफ़ करना, 200 यूनिट की गारंटी करना, ये सब उन गारंटियों से अलग है जो 7 गारंटियां दी गई। लेकिन ये चीजें, या फिर सम्मान जो महिलाओं को दिया जा रहा है 1000 रुपये, और वो बढ़ा करके 2500 करने का जो गारंटी है, उसको बीजेपी 2100 रुपये बोल रही है, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ पर। लेकिन ये तो लोक कल्याणकारी मुद्दे हैं जिस पर कि चुनाव की गारंटी और वोट मांगे जा रहे हैं। पर वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा
आदिवासी सेंटिमेंट है। आदिवासी सेंटिमेंट ये खत्म नहीं हुआ है हेमंत सोरेन को जेल भेजने के बाद से। ये आदिवासी सेंटिमेंट हर इलाके में जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है और जेएमएम के पक्ष में काम कर रहा है। इसके अलावा जो इंडिया गठबंधन बना है तो वहाँ आप ये देखेंगे जैसे बिहार की सियासत होती है, बिहार का, चूंकि बिहारी बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं झारखंड में, तो बिहार का सेंटिमेंट और पॉलिटिकल इक्वेशन का भी असर झारखंड में पड़ता है। यही कारण है कि बीजेपी ने जेडीयू को अपने साथ रखा है, इंडिया गठबंधन ने आरजेडी को रखा है। ये 2 और 1 सीटें जरूर 2 और 6 सीटें जरूर लड़ रही हो, लेकिन इनका एक इम्पैक्ट है। वहाँ आदिवासी और मुस्लिम वोटर्स के अलावा जो बाकी वोटर्स हैं, उनमें जो बिहारी वोटर्स हैं उसमें जैसे ओबीसी का जो झुकाव, एक तरह से आरजेडी मॉडल वाले जो वोट हैं, वो वोटर्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंटैक्ट हैं। और हाल में जिस तरीके से पप्पू यादव का इस्तेमाल हुआ है, पप्पू यादव ने कम से कम उस इलाके में बिहारी वोटर्स को और खास करके जो वोट्स एंटी बीजेपी वोट्स हैं उनको पोलराइज करने का एक अच्छा एक मॉडल काम किया है, वो दिखा है। और कहने का मतलब है वो चीजों को संयोजन कर रही है इंडिया गठबंधन, जो चीजें अब तक बिखरी हुई थी। और इसके अलावा और चीजें जो हुई, बीजेपी ने आदिवासी सेंटिमेंट्स को इस रूप में भी भड़काया है कि उन्होंने जैसे चंपाई सोरेन को तोड़ा, उन्होंने जैसे हेमंत सोरेन के प्रस्तावक को तोड़ा, उन्होंने जिस तरीके से सीता सोरेन को यानी हेमंत सोरेन के परिवार को तोड़ा, तो इससे आदिवासियों के मन में एक भाव आया कि ये तो मतलब किसी भी स्तर पर जा रहे हैं। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में जो हसदेव जंगल का मुद्दा है, वो मुद्दा आदिवासियों के बीच बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है कि ये छत्तीसगढ़ की तरह अगर यहाँ बीजेपी की सरकार आई तो यहाँ की हमारी जमीन को ये किसी के हाथों औने पौने दाम में बेच देगी और हमारे विरोध को भी नहीं सुनेगी। ये मुद्दा अंदर खाने जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। तो इसकी काट के लिए भारतीय जनता पार्टी जो कुछ जुगत कर रही है वो अब तक बैक फायर होती दिखी है। जैसे आदिवासी नेताओं को तोड़ने का हमने उदाहरण दिया। अब मैं आज कहता हूं जैसे चंपाई सोरेन है, बाप बेटा दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए कि चंपाई सोरेन के खिलाफ जो बीजेपी के प्रत्याशी होने वाले थे वो भी जेएमएम में चले आए और वो महाली नाम है गणेश महाली, वो बहुत लंबे समय से बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। मैं एक सीट पर थोड़ा फोकस इसलिए दे रहा हूं कि चीजें समझ में आएंगी, मैं सिर्फ एक सीट की बात नहीं कर रहा हूं। वो बीजेपी से स्विच ओवर करके जेएमएम में चले जाते हैं और बीजेपी में जो लोग हैं उनका कहना होता है कि इस चंपाई सोरेन के खिलाफ तो हम लोग हमेशा लड़ाई लड़ते रहे, तो हम चंपाई सोरेन के लिए वोट कैसे मांगेंगे। इवन आरएसएस के लोग भी चंपाई सोरेन के लिए वहां वोट मांगने के लिए तैयार नहीं है, जबकि चंपाई सोरेन जहां से आए हैं जेएमएम से, उनके साथ एक महानगर स्तर का कार्यकर्ता भी नहीं गया है बीजेपी में। आप समझ सकते हैं एमएलए और एमपी ये सब तो बात छोड़ दीजिए, महानगर स्तर का कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं गया। तो चंपाई सोरेन बाप बेटा अकेले गए हैं, उनके साथ कोई गया नहीं बीजेपी। तो वो बीजेपी का वोट लेकर के जीत की उम्मीद कर रहे हैं, कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट उनके साथ नहीं जा रहा है। और बीजेपी का वोट क्योंकि ट्रेडिशनली वो चंपाई सोरेन के खिलाफ रहा, वो चंपाई सोरेन के लिए काम करने को तैयार नहीं है। जो जमीनी हालात हैं, भाई घाटशिला में उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, घाटशिला में बीजेपी का जो उम्मीदवार थे पिछले बार भी लक्ष्मण टुडू, वो जेएमएम में चले आए। आप समझिए कि कितनी बगावत है, कितना गुस्सा है चंपाई सोरेन को बीजेपी में लेने का। तो बीजेपी को चंपाई सोरेन बाप बेटा दोनों तो हारेंगे ही, और कितनी सीटों पर नुकसान पहुंचाएंगे इसकी गिनती करना मुश्किल है। ये हालात बने हुए हैं। आप बाकी सीटों पर भी देखेंगे, भारतीय जनता, आप जैसे रघुवर दास की बहू लड़ रही है चुनाव में, बीजेपी के लोग उनके लिए काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि ये रघुवर दास ने इस सीट को अपनी बपौती सीट समझ लिया है। ये जमीनी हालात है। तो
पूरे इलाके में, पूरे झारखंड में इसी तरह की प्रतिक्रिया है कि आप जेएमएम को तोड़ रहे हैं तो आदिवासी आपके साथ आ रहा है, और जिसको जोड़ रहे हैं वो बीजेपी में भी बगावत हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी पर ये उल्टा पड़ रहा है। झारखंड का जो पूरा इलेक्शन है ये बिल्कुल उल्टा जा रहा है। पिछली बार भी जैसे कोल्हान में तो पिछली बार खाता नहीं खुला था बीजेपी का, इस बार भी यही स्थिति रहने वाली है। इस बार भी यही स्थिति रहने वाली, खाता खोलना बहुत मुश्किल है। अगर कोई एक कहीं कोई जीत जाए तो बात अलग है, लेकिन वो खाता नहीं खोलने के बराबर होगा, ये हालात हैं। उस तरह से हेलीकॉप्टर से जेएमएम के नेता को, हेमंत सोरेन को उड़ने से रोका गया। चाईबासा में सभा होनी थी, कोई लॉजिक नहीं था हेलीकॉप्टर, जबकि उनके बीच में टाइमिंग भी था, 150 किलोमीटर का डिफरेंस था। जो नियम बने हुए हैं प्रधानमंत्री के उड़ान के लिए, 50 किलोमीटर और कम से कम आधे घंटे का फर्क, सब कुछ लागू हो रहा था, लेकिन फिर भी जबरदस्ती हेमंत सोरेन को आपने उड़ने नहीं दिया, 2-2 सभाएं डिस्टर्ब की। तो इसका भी असर जनता में जा रहा है, पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि झारखंड में एक आज अब ये कहने की स्थिति में है, पहले तो हम नहीं कह पा रहे थे, लेकिन आज कहने की स्थिति में है कि झारखंड में एक सुनामी चल रही है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। और वो सीटें जो पिछली बार से ज्यादा सीटें इस बार जीतती हुई दिख रही है इंडिया गठबंधन, जेएमएम और कांग्रेस के कॉम्बिनेशन से। और इसमें भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से कम सीटें जीतेगी और इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटें मिल रही है। ये हमें फौरी तौर पर आज कहने की स्थिति में है। बाद में तो हम सीटवार भी बताएंगे कि किस जगह से क्या हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक पक्ष में इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल साफ साफ देखने को आपको मिल सकता है झारखंड में, लेकिन फिर हमारे तमाम दर्शक साथी जो हैं कहेंगे कि ईवीएम जिंदाबाद, तो वहाँ बात आएगी और उस पर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। चुनाव आयोग पे चर्चा करेंगे, जैसा वादा किया है उसको निभाएंगे और चुनाव आयोग पे रोज चर्चा करेंगे। जरूरी है चर्चा करना, क्योंकि विश्वास की बात है, भरोसे की बात है जो चुनाव आयोग खो चुका है, इसलिए उस पे चर्चा हम करेंगे। लेकिन जमीनी हकीकत की भी चर्चा हम करेंगे। धरातल पर दिख क्या रहा है, धरातल पे वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें हेमंत सोरेन दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए, इसलिए क्योंकि उनको दूसरी सभा में जाना है, समय कम है और इन्हीं हेमंत सोरेन की सभा से न जाए, वो रोका जाए, उसके लिए कल प्रधानमंत्री जब पहुंचे थे तो क्या कुछ हुआ है, उनकी 2 सभाएं रोक दी गई, वो अभी बता रहे थे प्रेम कुमार जी। लेकिन दूसरी तरफ बटेंगे तो कटेंगे वाले आज मुख्यमंत्री वहां थे और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बार बार सुनना चाहिए, इसलिए एक बार सुनाना चाहता हूं आपको फिर से, और मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान को, उस भाषण के उस हिस्से को। और फिर सीधे आते हैं प्रोफेसर रविकांत जी के पास। लखनऊ में बैठे हैं प्रोफेसर साहब, और उधर लखनऊ वाले जो साहब हैं यानी योगी आदित्यनाथ, वो झारखंड में जो कर रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया क्या दे रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर लेंगे। लेकिन पहले सुन लेते हैं खड़गे साहब को, सुनिए। बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, गरीबों को क्या दिए आप? इनको गुलाम रखने का तुम्हारा इरादा है। अरे कोई गरीब मंदिर में नहीं जा सकता आज भी, कोई अछूत पानी नहीं पी सकता किसी के घर में, स्कूल में नहीं जा सकता अच्छे स्कूल में। ऐसी स्थिति है और ये बोलते हैं ऊपर से बटेंगे तो कटेंगे। तो ये लोग अपने लिए बोलते, ये बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है। इस एजेंडे को तुमको तोड़ना है। जब तक इसको आप नहीं तोड़ेंगे तुमको ये लोग शोषण करते रहेंगे। तो ये बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है और इस एजेंडे को तोड़ना है, और जब तक आप नहीं तोड़ेंगे तब तक ये शोषण करते रहेंगे। प्रोफेसर साहब
देखिए, खड़गे जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कर्नाटक से आते हैं और लेकिन देश की पूरी सियासत को समझते हैं। खड़गे जी उन खतरों से भी वाकिफ हैं जिस तरह की राजनीति बीजेपी कर रही है, और आरएसएस की जो मंशा है उसे बखूबी वो जानते हैं। और आज से नहीं, जितनी उनकी उम्र है उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि वो खुद भी जिस जीवन से गुजरे हैं, उनके साथ जो हुआ व्यक्तिगत जीवन में, वहां से लेकर के और संघ की पूरी राजनीति को, कि वो अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर, जो उन्होंने कहा था कि ये आपको गुलाम बनाएंगे, ये शब्द ऐसे ही नहीं निकल रहा है, ये उस पूरे अनुभव से निकल रहा है कि आरएसएस की अंततः मंशा क्या है। आदिवासियों को वनवासी कहना, जंगलों के भीतर धकेलना है। उनको आप इंसान नहीं मानेंगे, उनको आप जंगली मानेंगे। दलितों के साथ आरएसएस क्या करना चाहता है ये किसको नहीं मालूम है। उनको फिर से वही समाज से बहिष्कृत कर देना, उनका आरक्षण, उनके अधिकार छीन लेना, यहां तक कि उनके एजुकेशन को छीन लेना। और जिन मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से खबर जो निकल करके आई कि यहां शराब के ठेके तो खोले जा रहे हैं, लेकिन परिषदीय विद्यालय करीब 2700 या 27,000 बंद किए जा रहे हैं। बाद में लीपापोती की गई इस खबर पर, जब एक अखबार में छपा। तो ये किसके लिए बंद किए जा रहे हैं? कौन है जो प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे? वही गरीब मजदूरों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, और उनमें अधिकांशतः दलित और पिछड़े हैं, मुस्लिम हैं, और आदिवासी इलाकों में आदिवासी बच्चे हैं। तो उनकी एजुकेशन आप छीन लें और शराब पिलाना शुरू करते हैं, दारू पिलाना शुरू करते हैं। और जो मुंद्रा पोर्ट पर आ रही है, कितने किलो तो पकड़ी गई है यार, राहुल गांधी ने जिसका जिक्र किया था, वो ड्रग्स कहां जा रहा है? जो नहीं पकड़ा गया वो कहां गया है? कौन लोग? पंजाब में तो एक भाजपा की विधायिका बाकायदा पकड़ी गई है ड्रग्स के साथ। तो ये कौन नशा पहुंचा रहा है? ये जो बहराइच में हुआ था राजीव जी, कि एक नौजवान मस्जिद और किसी मुस्लिम के घर पर चढ़ करके और हरे झंडे को उतार करके भगवा झंडा लहराता है, वो नाचता है, गालियां बकता है, वो कैसे हो रहा था? क्या कोई होशो हवाश में व्यक्ति ऐसा कर सकता है? उसे कौन सा नशा दिया जा रहा है? धर्म का नशा, और वो भी नशा जो दुकानें खुल रही हैं। और उसके बाद लोगों को छोड़ दीजिए, और इनके बच्चे कहां जा रहे हैं जरा वो भी देख लिया जाए। वो तो साहब अमेरिका में पढ़ेंगे, कनाडा में पढ़ेंगे, वो रूस में जाकर के एमबीबीएस करेंगे, वकालत पढ़ेंगे, वहां से लौट के आ जाएंगे तो पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे, राज्यसभा जाएंगे, क्रिकेट में सेक्रेटरी बन जाएंगे। इन गरीबों के बच्चों को जिस तरह से नशा उनको दे करके, उन्हें बेरोजगार करके, केवल झंडा ढुलाने के लिए और दंगों में वो काम आए, उनका इस्तेमाल हो, चुनाव में वो काम करें, इसके लिए केवल छोड़ा जा रहा है। तो खड़गे जी ने जो पूछा कि बांट कौन रहा है, ये जो धर्म की अफीम जो चटाई जा रही है, आप पूरे उस ब्राह्मणवाद को जो पोषित कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? ये आरएसएस का एजेंडा है खुले तौर पर, ये बीजेपी का एजेंडा है खुले तौर पर। तो जहां आप बांट रहे हो और काट कौन रहा है? आप ही कर रहे हैं, आप ही डर दिखाएंगे। और एक जगह नहीं, कई जगहों से अब तो ये आरोप ही नहीं लग रहे, वो साक्ष्य भी आ रहे हैं। एक दौर में हम लोग पढ़ते थे कि दंगे कैसे भड़कते थे, किसी मस्जिद में सुअर मार करके फेंक देना, किसी मंदिर में गाय का मांस फेंक देना। और मुजफ्फरनगर में हम लोगों ने देखा एक गाय को कौन काट के डाला था, या एक जगह नहीं कई जगहों पर, अयोध्या में भी ये हरकत हुई थी। किसने वो गाय काटी थी, कौन पकड़ा गया था उसमें? ये सारी खबरें दबा दी जाती हैं, थोड़ा बहुत चलती हैं, उसके बाद गायब हो जाती। लेकिन एक मानसिक रूप से विक्षिप्त कोई महिला, वो अगर योगी आदित्यनाथ को धमकी दे देती है कि हम आपको मार देंगे, चूंकि वो मुस्लिम है तो वो खबर चलाई जा रही है पूरे दिन। जब
जबकि मुंबई पुलिस ये कह रही है कि वो मानसिक रूप से वो बीमार है जी। लेकिन आपको वो करना है। और इनका हथकंडा क्या है? मीडिया के जरिए बांटना। जितने दोषी ये नेता हैं उससे कम गुनहगार ये मीडिया नहीं है जो ये कर रहा है, जो उसको प्रोपोगेट कर रहा है, लोगों के जहन में वो नफरत फैला रहा है। ये गोदी मीडिया वो हत्यारी मीडिया बन गई है। अब वो सिर्फ गोदी मीडिया नहीं रह गई है, वो ये भी कर रहे हैं, समाज को विभाजित कर रहे हैं। अब बटेंगे और कटेंगे। राजीव जी, अगर ये देश थोड़ा सा भी उसमें प्रबुद्ध राजनीति करने वाले लोग होते हैं तो संभवतः इस नारे को मीडिया ने गायब कर दिया होता है। हम लोगों की मजबूरी है कि चूंकि उसके जरिए विभाजन किया जा रहा है तो उसको काउंटर करें। और अगर अमेरिका होता, यूरोप का कोई देश होता तो ये नारा चलता ही नहीं, मीडिया इसको बैन कर दिया होता। और चुनाव आयोग को तो अब उसके बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है जी। कि हम ये उम्मीद कर लें कि साहब चुनाव आयोग ठीक ढंग से चुनाव कराएगा। वो एक संगठन है बीजेपी का, एक्सटेंशन है वो, उससे भी मुकाबला करना है विपक्ष को। बावजूद इसके मोदी जी 240 पे अटक गए थे। और यहां झारखंड में जो स्थितियां हैं, महाराष्ट्र में जो स्थितियां हैं, तो विपक्ष की लड़ाई उस नफरत और विभाजन से तो है ही, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से है ही, उनके इस तरह के संगठनों से भी है जो एक मीडिया में बैठा हुआ है, एक चुनाव आयोग में बैठा हुआ है। अब ये कहने में हम लोगों को कोई न डर है न शर्म है, क्या करें जी। कहा तो जाएगा ही, जिसको पूरा देश कह रहा है। लेकिन शर्म जिनको आनी चाहिए उनको नहीं आती है राजीव, कतई शर्म नहीं आती कि कम से कम आड़ की, जैसे हम लोग गांव में वो कहावत है ना कि दिया को आड़ तो की जाए कम से कम। यहां तो खुल्लम खुल्ला चल रहा है, आपको जो करना है तो करिए। झारखंड का डीजीपी बदल जाएगा चुटकियों में, और महाराष्ट्र में आप तब बदलेंगे जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाएगा। इस तरह की जो बेशर्मी है, उस बेशर्मी के दौर में भी ये देश खड़ा हुआ है और बहुत सारे लोग उसको लीड कर रहे हैं। राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, और देश के लोग उनसे टकरा भी रहे, उस हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के सामने खड़े हुए हैं। तो ये देश के लोगों को सैल्यूट करना है। इस देश में छोड़ा तो कुछ नहीं था इन्होंने, कोई और देश होता तो अब तो टूट गया होता, पस्त हो गया होता, लेकिन इस देश के नागरिकों ने अपनी लड़ाई को जारी रखा है। और मुझे लगता है कि लड़ाई थोड़ी लंबी भले ही हो, लेकिन इस स्याह रात के बाद सवेरा जरूर होगा। जी बिल्कुल, स्याह रात के बाद सवेरा होता ही है और ज़रूर होगा। ये एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे अपनी बात यहाँ रख रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी, और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और लेकिन ये देश की सियासत है, और सबसे बड़ी बात कि अब 2 राज्यों के चुनाव, 48 उपचुनाव विधानसभाओं के और 2 लोकसभा के उपचुनाव, यानी 50 उपचुनाव हो रहे हैं, 2 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, और गहमा गहमी का आलम है। उधर पैरेलली अमेरिका में भी आज वोटिंग हो रही है, उसकी चर्चा 8:30 बजे से लगातार महाकवरेज हम आप तक लेके आएंगे सीधे अमेरिका से, उसमें आप जुड़िएगा। और लेकिन अभी आना चाहता हूं सीधे प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए, चाहे झारखंड हो या उधर महाराष्ट्र हो, और सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात कि सुबह से सुप्रीम कोर्ट ने जो मदरसा वाला जो मसला है उस पर जो खारिज की, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को खारिज किया है जो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का था। इसके बाद से क्या इसका राजनीतिक असर भी पड़ते हुए आप देखते हैं? क्या इसका असर इन चुनावों पे भी पड़ता हुआ नजर आता है जो 2 राज्यों के चुनाव हैं? मामला उत्तर प्रदेश का है, लेकिन फिर भी राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज मदरसा एक्ट पे किया है जी, वो मोदी और योगी के माइक का बटन स्विच ऑफ कर दिया है, ओम बिरला वाला काम कर दिया है। अब वो आवाज वहां से जाएगी ही नहीं आगे। जो एक तो ये काम हो गया है, उसको अब चुनाव में भुनाने का काम, उसके जरिए नफरत फैलाने का काम वो कर नहीं पाएंगे। दूसरी बात देखिए, अभी
आज अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, और हमारे समय के हिसाब से 7:30 बजे वहाँ शुरू हो गई प्रक्रिया। वहाँ अमेरिका में सुबेरा हो चुका है जी। और जिसकी चर्चा हम विस्तार से 8:30 बजे की बात करेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात, अमेरिका में भी चुनाव आयोग है, उसको कहते हैं इलेक्शन असिस्टेंस कमीशन, चुनाव में मदद करने वाला कमीशन। क्योंकि चुनाव, प्रेसिडेंट का चुनाव वहाँ पे या वहाँ की संसद का चुनाव स्टेट्स कराते हैं, राज्य कराते हैं। वहाँ का चुनाव आयोग या वहाँ के स्टेट्स रिपब्लिकन पार्टी या डेमोक्रेट पार्टी के कहने पर, जी, रिपब्लिकन पार्टी के कहने पर तारीखें नहीं बदलते चुनाव की, और ना वहाँ वो आंखों में पट्टी बांधे हुए रहते हैं। वहाँ पे नियम बड़ी सख्ती से लागू होते हैं। मैं एक मिसाल दे दूं केवल कि एक स्विंग स्टेट जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे 8:30 बजे के बाद, पेंसिल्वेनिया, वहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी का गवर्नर था और ट्रंप ने रिकाउंटिंग की अर्जी दी थी और रिपब्लिकन पार्टी ने रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट कैंडिडेट की अर्जी को खारिज कर दिया। इस तरह से लोकतंत्र चलता है। ये राजीव कुमार की तरह से लोकतंत्र नहीं चलता है जिस तरह से राजीव कुमार एक इलेक्शन कमीशन चला रहे हैं या बाकी दो उनके जो कमिश्नर्स हैं। बहुत शर्म की बात है उनके लिए कि जिस तरीके के भाषण दिए जा रहे हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ रही हैं, मनमाने ढंग से इलेक्शन के शेड्यूल बन रहे हैं, वोटर लिस्ट से वो लोग गायब होते हैं जो बीजेपी के खिलाफ वोट देते हैं। ये इस तरह से चुनाव आयोग का काम है। दूसरी बात, मोदी जी जो भाषण दे रहे हैं झारखंड में, देखिए चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो चाहे झारखंड का चुनाव हो, सबसे बड़ा मुद्दा जो बीजेपी जो बीजेपी फेस नहीं कर पा रही है वो आरक्षण का मुद्दा है, और वो बहुत गहरे तक जा रहा है। अभी आपने 7 गारंटियां दिखाई जिसमें आरक्षण की SC, ST, OBC तीनों आरक्षण पे उन्होंने बढ़ा दिया है परसेंटेज। क्या मोदी जी इसका जवाब दे पाएंगे? नहीं देंगे जी। आरक्षण पे कोई कमिटमेंट नहीं देंगे। देखिए वो, और अभी मोदी जी एक बात कह रहे थे कि सरकारी तंत्र में घुसपैठ हो गई। वो एक PIL में जवाब सरकारी तंत्र ने कह दिया कि घुसपैठ की वजह से जनसंख्या जो है वो कम नहीं हुई है, इसकी कोई सबूत नहीं है। ये किसकी सरकार की बात कर रहे हैं? अमित शाह के गृह मंत्रालय ने ये हलफनामा लगाया है कि तथाकथित घुसपैठ की वजह से केवल ट्राइबल की या कन्वर्जन की वजह से जनसंख्या कम नहीं हुई है, तमाम और कारण हैं। तो घुसपैठ कहाँ है? मोदी जी माइक लेकर कुछ भी बोल देते हैं जिसका कि फैक्ट चेक नहीं होता है। और बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं राजीव जी, इसी सितंबर में यह हलफनामा दिया गया, शपथ पत्र गृह मंत्रालय की तरफ से। जी। इस पे सवाल पूछे जाने चाहिए मोदी जी से भी कि आपके स्पीच राइटर ऐसा करते हैं कि आप ही केवल इस तरीके के झूठ बोलने के आदी हैं कि लोगों को आप बेवकूफ़ समझते हैं कि कोई जानता नहीं है, कोई ना अखबार पढ़ता है ना खबरों को ट्रैक रखता है, इस तरीके की बात। अब दूसरी महाराष्ट्र की बात देखिए, शरद पवार ने जो किया है, शरद पवार महाराष्ट्र के और देश के भी इस वक्त टॉलेस्ट पॉलिटिशियन, सबसे सम्मानित। और आपको याद होगा कि 2019 में बारिश के बीच में उन्होंने भाषण दिया था और जनता ने भरपूर उनका समर्थन किया था। उसके बाद 17 के बाई इलेक्शन में भी ये हुआ कि बारिश के बीच में वो भाषण देते रहे और लोगों के अंदर ये अपील गई कि शरद पवार अगर भाषण दे रहे बारिश के बीच में तो उनका साथ देना चाहिए। अब अगर उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है, कहा है कि आखिरी इलेक्शन होगा उनका, तो आप देखिएगा कि महाराष्ट्र का समाज शरद पवार को किस तरीके से सैल्यूट करता है। ये हम देखेंगे 23 नवंबर को जब रिजल्ट आएंगे।
दूसरी एक बात और, जो 7 गारंटियों में झारखंड में है, सरना धर्म कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। सरना धर्म कोड असेंबली ने, हेमंत सोरेन का प्रस्ताव है, असेंबली ने पास कर दिया है। जब जनगणना होती है तो जनगणना में केवल 6 ही धर्मों के ऑप्शन है। आदिवासी इन 6 धर्मों में नहीं आते। बहुत सारे आदिवासी अपने आप को नहीं गिनते, वो प्रकृति को अपना ईश्वर मानते हैं। तो उनका सरना धर्म जो है, उसको मोदी जी अगर आदिवासियों के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो एक असम से आए हुए हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, सरना कोड को अप्रूव करवाएं सेंटर से, असेंबली ने पास कर दिया जी। और आदिवासी बहुत भावुक है अपनी जमीन को लेकर। जल जंगल जमीन उनका नारा है। जमीन ही उनका जीविकोपार्जन है। जमीन से ही वो खाते हैं और जमीन की ही पूजा करते हैं। और उनको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में उसी जमीन पर, आदिवासियों की जमीन पर, हसदेव में किस तरीके से उनको इसलिए अडानी की वजह से खदेड़ा जा रहा है क्योंकि वहां पे अडानी की कोल माइन है। तो क्या ये स्थिति झारखंड के लोग अपने राज्य में भी आने देंगे? मुझे मुश्किल लगता है जी राजीव। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या यहाँ बहुत सारे सवाल हैं, छत्तीसगढ़ हो चाहे ओडिशा हो, लेकिन अब झारखंड क्यों? और झारखंड की गहमा गहमी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह गए वो आप लोगों ने सुन लिया। और इसका क्या असर आने वाले समय में पड़ेगा बीजेपी पे? क्या बीजेपी यहाँ कुछ झटका और खाएगी? बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़रा झारखंड की सियासत को और महाराष्ट्र की सियासत को, दोनों को पैरेलली बहुत नज़दीक से देखते हैं। अनिल सिन्हा जी, ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक तरफ, पहले ज़रा महाराष्ट्र से आते हैं, शरद पवार का ये कहना कि अब मैं चुनावी राजनीति में कदम नहीं रखूंगा, यानी चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा अगर शरद पवार कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं और यहाँ से क्या उनको नफा या क्या नुकसान? देखिए, ये पवार साहब ने इसको जो किया है, वो ये लास्ट इलेक्शन उनका, मतलब एज के हिसाब से उनका अंतिम इलेक्शन होना चाहिए अभी के हिसाब से, क्योंकि एज काफ़ी हो गया है और बीमार भी काफ़ी हैं ही, वो देखते ही आप। तो इसीलिए वो उन्होंने ये इंडिकेट किया है। और अभी जैसा कहा कि टॉलेस्ट लीडर हैं, वो यहाँ सबसे मास लीडर में अभी हिंदुस्तान में हमको नहीं लगता कि कोई जीवित लीडर में उनके जितना मास बेस, जो कम से कम अपने स्टेट में ही है, वो उसका उतना कोई मास लीडर कोई है नहीं। तो ये इसका बहुत इफेक्ट होने वाला है। और मुझको अंदाजा था वो इस इलेक्शन को ले जाएंगे उसी स्थिति में कि वो मतलब उनका टारगेट तो पहले अजीत पवार था, तो उसको उन्होंने बारामती से स्टार्ट किया, उसको अपने पुते को, जो उनके भतीजे हैं अजीत पवार, उसको ये किया, कंटेस्ट किया, करवाया, और फिर धीरे धीरे ले जा रहे हैं पूरे जो स्टेट है। एटलीस्ट जो भी महाराष्ट्र में जो पश्चिम महाराष्ट्र है, कम से कम, या स्टेट वाइज ही इसका असर होगा, लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र में जो शुगर बेल्ट है, जो मराठों का ये है, उसमें काफ़ी बड़ा असर होने वाला है। तो वो तो उन्होंने उसका एक ये भावनात्मक, जो ये लोग जो कार्ड बहुत सारा खेलते थे, वो सारा कार्ड जो है वो कर रहे हैं। ये भावनात्मक जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जो चीज़ें आने वाली हैं, वो सिर्फ इनका भी नहीं, उद्धव ठाकरे का भी अब जब कैंपेनिंग स्टार्ट होगा तो आप उसका भी स्वर इसे यही देखेंगे कि उनके साथ जो गद्दारी की गई और उनके जो परिवार को, या मतलब जो पूरी शिवसेना को इतना, उसकी विरासत को किस तरह से इन्होंने लूटा, ये बीजेपी। लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है कि टारगेट वो अजीत पवार को कर रहे हैं या शिंदे को ये टारगेट करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन सबका निशाना अल्टीमेटली बीजेपी होगी। इसीलिए बीजेपी होगी कि बीजेपी ने ही ये सब मोहरे खड़े किए हैं। तो ये जो है, इस बात का सबको अंदाजा है। तो ये जो डिविसिव पॉलिटिक्स उसने की, डिसरप्शन, मतलब कि ग्रेट डिसरप्टर के रूप में बीजेपी ने यहाँ रोल अदा किया है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, इसका जवाब जरूर मिलेगा। दूसरा है क्या, इशूज पर मुझको लग रहा है कि महायुति ने बहुत सारा ये कोशिश की कि एक
यूनाइटेड नैरेटिव, ज्वाइंट नैरेटिव, जिसको कॉमन नैरेटिव बनाने की कोशिश की, वो उनकी बन नहीं पाई। एक तो चीफ मिनिस्टर वाले पर दूसरे से पूछते रहते हैं हर जगह कि आपका चीफ मिनिस्टर कौन होगा, यहाँ जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि मन में और जो स्थितियां खड़ी की है उन्होंने, उसमें है कि देवेंद्र फडणवीस को बनाना है और शिंदे को बनाया हुआ है, ले जा रहे हैं उसी को आगे दिखाने के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझको लग रहा है क्या कि जो इक्वेशंस हैं वो अंतिम मतलब कर नहीं पाए सामने। दूसरा है कि बहुत कम सभाएं ले रहे हैं मोदी। महाराष्ट्र में जिस तरह का वो बाकी जगह लेते थे, यहाँ भी अभी 3 सभाओं का ही ऐलान हुआ है, और 4 या 4 है शायद, और 3 सभाएं, लेकिन इनके बराबर में योगी की सभाएं हो रही हैं, और सारे वही इलाके हैं जहां पोलराइज कर सकते हैं, वासिम और जो बाकी इलाके हैं वहां उन्होंने किया है। तो ये पोलराइजेशन अभी अब जो मतलब जो अब ये खत्म हो गया, मतलब इसकी वापस लेने की तिथि वगैरह हो गई सब, अब ये 4-5 दिन देखेंगे हाई पिच कॉमनल एजेंडा जो है भी इसका आएगा। इन सबसे जो दोनों में कॉमन है, झारखंड जो वहां भी हाई पिच कम्युनलिज्म का ही मुद्दा उन्होंने उठाया है। सबसे कॉमन क्या हुआ है कि हरियाणा इलेक्शन के बाद जो इंडिया गठबंधन की जो एक ज्वाइंट यूनाइटेड फेस था वो टूट गया था। अब वो इंडिया गठबंधन के रूप में लड़ रहे हैं, और ये कंसोलिडेशन अभी ये बहुत लेट हुआ है मेरा मानना है, और इसमें इन्होंने चूक की है ये भी मैं कहूँगा, क्योंकि ये इनको मैसेज पहले ही देना था, लेकिन सीटों के बंटवारे में, पोस्चरिंग में इन्होंने उसमें थोड़ी उनको कमी रह गई। वो जो है ये इनको भरपाई कर ली है इन्होंने कि इंडिया गठबंधन का ही घोषणा पत्र देंगे और ये करेंगे। और मुझको लग रहा है कि महाराष्ट्र में ये काम जो है शरद पवार या उद्धव ठाकरे ने किया है, और वहाँ पे और सब में कांग्रेस ने जो है कम से कम अपनी भूमिका जो है उस तरह की रखी कि इसको लेकर सबको साथ चलना है। और झारखंड में हेमंत सोरेन को आपको मानना होगा कि एकदम क्लियर उसने बनाया है कि जो आदिवासी और दलित और पिछड़े हैं उसका एक सोशल कॉम्बिनेशन का वो पूरा जो वायदे किए गए हैं वो बहुत इफेक्टिव है। 2 जो है उसमें सरना धर्म कोड और खतियान जो 1932 वाला, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जिसका कि असर बहुत होगा। ये दोनों वहाँ का लॉन्ग स्टैंडिंग एक समझिए कि एक आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ मामला है, और दूसरा इससे, और फाइट भी ये बीजेपी से डायरेक्ट है, तो वो तो क्लियर कट लाइन आ गई है। अब देखना ये है कि आपका, लेकिन इसमें एक राइडर आप लोग जरूर लगाया करिए सबको, मीडिया वगैरह सब ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग के बारे में अभी थोड़ा बहुत, अब जैसे उसने रश्मि शुक्ला को यहाँ डीजीपी से हटा दिया, ये सब होगा, लेकिन इससे आप मत समझिए कि चुनाव आयोग ने साफ साफ उस पत्र को, हमको लग रहा है कि एक बार सबको फिर से रीड करना चाहिए, जो खड़गे को वो उन्होंने पत्र लिखा है डिसमिस करते हुए जो हरियाणा इलेक्शन का, उसमें साफ साफ कहा है कि हमारा काम जो है, हम ड्यूटी बाउंड है इसके लिए कि जो स्टैट्यूटरी डिसेंट्रलाइज्ड इलेक्टोरल प्रोसेस, और उसमें उसने उसको डिफाइन किया है इलेक्टोरल प्रोसेस को मतलब डिफेंड करने, प्रोटेक्ट करने के लिए हम हैं। और वो इलेक्टोरल प्रोसेस को क्या बताया है, रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट ये रिटर्निंग ऑफिसर, वो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको डिफेंड करने के लिए, और उन्होंने उनको ही ये सौंपा था काम। मैं उसके बाद मैंने अध्ययन किया कि पहले जो चुनाव आयोग जो रिस्पॉन्ड करता था ऐसी चीजों पर, वो किस तरह से उसने मुलायम सिंह की कंस्टिट्यूएंसी मैनपुरी का 2004 में बाय इलेक्शन धर्मेंद्र यादव जीते थे, उसको कैंसिल किया था। उसमें डिटेल में कहा था कि रिटर्निंग ऑफिसर और ये सारे जो है शक के दायरे में आ गए हैं। हमने जो जांच की, अपनी कमेटी बनाई उसने, और हाँ एक कंस्टिट्यूएंसी के लिए, और जो हमने जांच कमेटी उससे ये जो शिकायतें आई, और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें देखिए ये बताना लोगों को जरूरी है, उसने 17 कैंडिडेट थे, उसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उनकी भी सबकी सुनवाई हुई। उसमें मतलब जो दल थे, दलों के जो कैंडिडेट हैं वो तो है ही, जो इंडिपेंडेंट्स थे जिनको कि 2-4 हजार वोट आया होगा,
वो सारे कैंडिडेट्स की सुनवाई हुई और उन्होंने उस इलेक्शन को रद्द किया कि आपने चुनाव भ्रष्टाचार किया है ये। और उस समय गवर्नमेंट आ गई थी मनमोहन सिंह की, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन शिकायतों पर किस तरह से परंपरा रही है चुनाव आयोग को काम करने की, वो मैं आपको बताना चाहता था। सेशन तो बहुत ही उनका तो और भी उन्होंने ये सारी परंपराएं बनाई। तो चुनाव आयोग वाला मुद्दा अभी भी रखिए कि अभी भी ये दोनों इलेक्शन में वो क्या रोल अदा करेगा, इसके बारे में कोई हम लोग ये करके रखिए कि फिंगर क्रॉस करके रखिए कि क्या करने वाला है। फिंगर क्रॉस करके रखें। हाँ, फिंगर क्रॉस करके रखें। जी नहीं, चुनाव आयोग पे हमलावर रहिए। चुनाव आयोग जो है ये इसी देश के लोकतंत्र को बचाने का काम चुनाव आयोग का भी है। ये काम सिर्फ हम आप जैसे मीडिया के लोगों का, पत्रकारों का नहीं, बल्कि ये चुनाव आयोग का है जो निष्पक्ष भरोसेमंद चुनाव करवाए और ये भरोसा पैदा करे चुनाव आयोग इस देश के वोटर्स के बीच, मतदाताओं के बीच। आखिर ये भरोसा कायम क्यों नहीं हो पा रहा है जब से राजीव कुमार इस कुर्सी पर बैठे हैं? इस पर क्यों चर्चा बार बार हो रही है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं गड़बड़ियां करता है या कहीं गड़बड़ियां होती हैं तो आंखें मूंद लेता है। चलिए ये थोड़ा सा एक एज देते हैं कि चुनाव आयोग कुछ नहीं करता है, कोई गड़बड़ी नहीं करता, लेकिन जो गड़बड़ी कर रहा हो उस पर नकेल कसने का काम किसका है? अगर रश्मि शुक्ला को 15 दिनों बाद हटाया जाता है, 16 तारीख को पहली चिट्ठी रश्मि शुक्ला के खिलाफ जाती है, चुनाव की घोषणा 15 अक्टूबर को होती है, 16 अक्टूबर को, और उससे पहले से ये बात हो रही है लेकिन लगातार कही जा रही है, तो इतना समय क्यों लगाया जाता है? आप तत्काल कैसे झारखंड के डीजीपी को हटा देते हैं लेकिन महाराष्ट्र के डीजीपी को हटाने में इतना समय क्यों? आखिर 14 सीटों पे उपचुनाव आप उसकी घोषणा तब करते हैं जब वहां नॉमिनेशन की तारीख खत्म हो जाती है। अगर नॉमिनेशन की तारीख अगर आप इसको पहले 20 तारीख कर देते तो नॉमिनेशन की बराबर वहां हड़बड़ी नहीं होती, क्योंकि 20 तारीख के नॉमिनेशन की तारीख आगे थी। तो बहुत सारे सवाल हैं जिस पर कहीं ना कहीं एक संशय, एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े हो जाते हैं। इसलिए चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने की जरूरत है। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी चुनाव आयोग पे ही, क्या कहेंगे आप? कल से लेके आज तक चुनाव आयोग में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है आपको? राजीव जी, फिलहाल तो परिवर्तन कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन कल के बाद कुछ चीजें थोड़ी सी बदली हुई दिखाई पड़ती हैं। हालांकि अनिल सिन्हा जी का शक जो है वो बिल्कुल जायज है और चुनाव आयोग को नजर सबको रखनी पड़ेगी बनाकर, क्योंकि राजीव कुमार जी की जो भाषा रही है अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त की, वो बहुत खतरनाक भाषा रही है। लोकतंत्र के लिए तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो कांग्रेस के लिए कुछ भी बातें करते रहे, किसी पार्टी के लिए कुछ भी बातें करते रहे, किसी ये शिकायतें हैं उस पर कार्रवाई करें ना करें, लेकिन जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो राजीव जी, चुनाव आयोग पर ध्यान तो निश्चित तौर पर रखना पड़ेगा और चुनाव आयोग की जो कारगुजारियां हैं उसके खिलाफ आवाजें भी उठती रहनी चाहिए। हरियाणा के मसले पर कांग्रेस ने जो शिकायत की उस पर उसकी चिट्ठी आ चुकी है, जवाब आ चुका है चुनाव आयोग का। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो पलट के कहा है कि हम इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो ये करेंगे अब तक रहना जाए, बल्कि कानूनी कार्रवाई इस पर की जाए कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से जवाब दिया है वो संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन है और राजीव कुमार या चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त को भारतीय जनता पार्टी की भाषा चिट्ठी लिख करके केशव कुंज से आ जाती है, उस पर वो चिट्ठी जारी नहीं कर सकता। ये बात विपक्ष को कहनी पड़ेगी और मुझे लगता है कि एक प्रदर्शन जो है वो भी विपक्षी दलों को आयोजित करना चाहिए चुनाव आयोग की सारी कारगुजारियों को लेकर। हालांकि जिस तरीके से रश्मि शुक्ला के मामले पर बैकफुट पे आया चुनाव आयोग, और पहले तो उसने कह दिया था कि साहब नहीं, उनके दायरे में नहीं आता है हटाना रश्मि शुक्ला को, लेकिन बाद में फिर हटाया। फिर चूंकि जब ये आरोप लगे कि ये बीजेपी की बी टीम की तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है और रश्मि शुक्ला बीजेपी की एजेंट है और वो विपक्ष के नेताओं के फोन टेपिंग करके और देवेंद्र फडणवीस को और बीजेपी के नेताओं को पहुंचाती है। और उसके बाद जब कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हम इस पे कानूनी एक्शन लेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसके तुरंत बाद रश्मि शुक्ला हटा दी गई। तो आखिर 15 दिन पहले और 15 दिन बाद में अंतर क्यों आया? 15 दिन तक भी रश्मि शुक्ला को ये अवसर क्यों दिया गया कि वहां वो कुछ काम कर सके? अगर विपक्ष के आरोप सही है कि वो फोन टैपिंग कर रही थी विपक्ष के नेताओं की, तो राजीव जी इन 15 दिनों में तो बहुत कुछ राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं, चाहे वो विपक्ष के तालमेल की बातें हों, चाहे सीटों के बंटवारे की हो, चाहे कैंडिडेट के चुनाव का हो, तो बहुत सारी चीजें हुई हैं और इसका मतलब कि वो जानकारियां फिर बीजेपी के पास है कि विपक्ष ने क्या क्या चीजें की हैं।
तो जो काम मतलब लेना था रश्मि शुक्ला से वो ले लिया जब, तब उसके बाद चुनाव आयोग ने इसको रश्मि शुक्ला को हटाया है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, चूंकि रश्मि शुक्ला ही एक ऐसी नहीं है जो बीजेपी के लिए काम कर रही थी, और भी अधिकारी होंगे जो काम कर रहे होंगे। लेकिन राजीव जी, अगर और अधिकारी होंगे जो काम कर रहे होंगे तो एक संदेश तो चला गया है कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से महाराष्ट्र में एकजुट होकर काम कर रहा है, और राजीव जी जो खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस का प्रत्याशी अगर है उसके दफ्तर का अगर उद्घाटन हो रहा है तो तब ठाकरे या उनकी टीम का कोई आदमी और शरद पवार के टीम के लोग जो वहां जा रहे हैं, और शिवसेना का या एनसीपी का कोई हो रहा है तो वहां कांग्रेस के लोग और दूसरे तरफ जा रहे हैं। यानी कि वहां गठबंधन जो है वो चुनाव लड़ रहा है, तीन पार्टियां अलग अलग चुनाव नहीं लड़ रही हैं, और ऐसा नहीं है कि हमने सीटों का बंटवारा कर लिया और अपनी सीट पर ही ध्यान देंगे। ये नई चीज जो राजीव जी देखने को मिल रही है महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि जो महायुति है, एनडीए है, उसमें ये चीजें नहीं है, और अंदर खाने जो होंगे आपस में जबरदस्त तरीके से एक दूसरे की काट चल रही है। तो ये वहां देखने वाली चीजें होंगी। फिलहाल चुनाव आयोग पर नजर बनाकर रखनी पड़ेगी जब तक कि पूरा चुनाव परिणाम नहीं आ जाता है, क्योंकि कई स्तरों पर खेल होते हैं जिसके बारे में तमाम रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और कई एनजीओस की आ चुकी हैं, सब्यसाची दास की थीसिस है वो आ चुकी है। सारे मसलों पर ध्यान रखना होगा। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन सतर्क तो निश्चित तौर पर है राजनीति। बिल्कुल इंडिया गठबंधन सतर्क है, लेकिन उधर मल्लिकार्जुन खड़गे बिल्कुल हमलावर हैं नरेंद्र मोदी पे। भाषण तो दिए ही मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन उसके बाद उन्होंने का उत्तर दीजिए। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आपको भी मेरे प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। जन कल्याण, सामाजिक न्याय, आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर चर्चा कीजिए। अगर आपको मुझसे डिबेट करने में शर्मिंदगी हो रही है तो कम से कम एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोदी की गारंटी दीजिए, जो आपने 11 सालों में नहीं की। ये रांची में, झारखंड में इन्होंने, और वहीं से इन्होंने ये ट्वीट किया है। लेकिन इसके साथ साथ एक वीडियो भी साझा किया है। आइए जरा उस वीडियो को भी सुन लेते हैं और सीधे फिर शकील अख्तर जी के पास आते हैं। पहले उस वीडियो को जरा दिखा दीजिए। पार्लियामेंट में जो मैं कहता हूं उसका जवाब नहीं देते हैं, इसका क्या जवाब देंगे? फिर भी मैं रेडी हूं, आप तय कीजिए कौन से जगह पे बेंगलोर में मैं वहां आता हूं, उसके उनके पूरे उत्तर देता हूं, और उनको भी मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। तो शकील जी, यहां तो बिल्कुल हमलावर हो गए हैं हर जगह, हर मंच पे। खड़गे साहब बिल्कुल कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं तो मोदी की गारंटी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गारंटी दे दीजिए। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि मेरी गारंटी पे भी बात कर लो, मतलब कांग्रेस की गारंटी पे भी बात कर लो, और अपनी गारंटी पे भी बात कर लो, और कहीं भी कर लो। बेंगलोर नहीं, जहां आप कहेंगे वहां मैं आ जाऊंगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ये सब भी नहीं कर सकते हो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, जो आपने 11 साल में नहीं की। पत्रकारों के सवाल के जवाब दे दो। लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी जी आप ये सब नहीं करेंगे, और सही बात है, मोदी जी ये सब करते होते तो अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके होते। लेकिन मोदी जी सिर्फ आरोप लगाते हैं और आरोप लगा के भाग जाते हैं। ये जो राजनीति है उनकी, उस राजनीति का अब लगता है कि अंत आ गया है, क्योंकि हर चीज का एक सेचुरेशन पॉइंट होता है। वो सेचुरेशन पॉइंट अब आ गया है। हम अब दूसरी बात, एक चुनाव आयोग की बहुत बात हो रही थी, थोड़ी वो बात कर ले, बहुत जरूरी बात है वो। जी बिल्कुल। चुनाव आयोग के ऊपर कांग्रेस की पूरी नजर है, ये हम आज आपको बता देते हैं, अभी बताना बहुत जरूरी है। ये आज 5 नवंबर है, कल 6 नवंबर को महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट की फाइनल लिस्ट आने वाली है। वो चुनाव आयोग के पास है, कल वो रिलीज होगी 6 नवंबर को। और कांग्रेस को पूरा शक था कि इसमें जो है गड़बड़ हो रही है, तो कांग्रेस ने इस पर पूरी नजर रखने की कोशिश की है। और एक बड़ा आरोप है कि चुनाव आयोग के पास जो लिस्ट थी, जिसका वो रिव्यू कर रहा था, जो फाइनल कर रहा था, उसका एक्सेस कहीं नहीं होता है, हो भी नहीं सकता है। लेकिन कांग्रेस को शक था कि बीजेपी के पास इसका एक्सेस है, और वो वहां से निर्देश दे रही है कि ये वोट रहना है और ये काटना है। एक बहुत बड़ा आरोप है कि 10,000 से लेके 13,000 तक हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट काटने की साजिश थी। मगर कांग्रेस ने अपने तरीके से कोशिश की है, और जब लिस्ट आ जाएगी उसके बाद फौरन उसको देख के और फिर उस पर काम करेगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस हरियाणा के बाद से, अब हम आज आपको बता रहे हैं
बहुत निगाह रखे हुए थी सारी की सारी चीजों के ऊपर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसके साथ ही महाराष्ट्र में उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी है, अपने मतदान केंद्र पर जाने वालों की ट्रेनिंग उसने शुरू कर दी है कि किस तरह आपको मतदान केंद्र पे एक एक चीज की निगरानी रखना है और उससे पहले जो पोलिंग हुई होगी वहां पे कैसे रखना है। तो वोटर लिस्ट से लेके पोलिंग और पोलिंग से लेके काउंटिंग तक इस बार कांग्रेस की और कांग्रेस साथ इंडिया गठबंधन की भी, महाराष्ट्र में उसको उद्धव ठाकरे का और शरद पवार का दोनों का बहुत बड़ा साथ मिल रहा है जी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी बताना कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन यह है कि उस मुस्तैदी से करना अभी शुरू किया है। बीजेपी इस काम को शुरू से कर रही है, शुरू से मतलब 10 साल से। 10 साल से वो यही करती है कि किन किन का नाम काटना है। और एक और बात बता दें आपको, कांग्रेस को यह भी शक है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कई हजार जाली वोट बढ़वाए गए हैं। जाली वोट से मतलब दूसरे राज्यों के, जाली वोट से मतलब जो वास्तव में है नहीं, जिनके नाम पर कोई और जाके वोट दिया है। तो गड़बड़ियों की हरियाणा चुनाव का जो सबक है वो सबसे बड़ा यही है कि कांग्रेस ने इससे बहुत सीखा है। ये सामने नहीं आ पाया, अभी कभी बताएंगे इस बात को कि बहुत गहरा सेटबैक लगा था और उस सेटबैक के लगने पे वो दोनों स्तरों पे काम कर रही है। एक स्तर है कि हरियाणा में वो ये जांच कर रही है कि हमारी तरफ से, हमारे नेताओं की तरफ से क्या कमियां रही, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने क्या किया, चुनाव आयोग ने किस तरह से बीजेपी का साथ दिया, किस तरह से चुनाव आयोग ने रिगिंग की, धांधली की। तो अब महाराष्ट्र में वो सचेत है, सतर्क है और हमें लगता है कि इसका फायदा मिलेगा और अब रिगिंग करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रेनिंग का काम वो कर रही है, काफी कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्रेनिंग हो चुकी है। वहां पे हम उसके आंकड़े भी दे सकते हैं, कहां कहां हो चुकी है, कहां कहां हो रही है, किस दिन कहां हो रही है। तो ट्रेनिंग शुरू हो गई है और वो ट्रेनिंग आप बता रहे हैं शकील जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। इस पर अलग से प्रोग्राम करेंगे कि कांग्रेस क्या तैयारियां कर रही है, इंडिया गठबंधन क्या तैयारी कर रहा है, और खासकर चुनाव आयोग की नकेल कसने के लिए, धांधली ना हो इसके लिए। वो आज हमने बता दिया, क्योंकि काफी चुनाव आयोग की बात आप कर रहे थे, इसलिए ये बात हम आज कहना नहीं चाह रहे थे, थोड़ा बात के लिए रखे हुए थे, क्योंकि 6 तारीख को लिस्ट आने वाली है। उससे पहले बताना थोड़ा सा हम रोके हुए थे खुद को, लेकिन जब इतनी बात हो रही है तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम बता सकते हैं। तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि काम हो रहा है। इसलिए जो आपने एक बात कही थी कि आपके दर्शक ये कहते हैं, तो इसलिए हमने बताया कि आप अपने दर्शकों को बता सकते हैं कि ऐसा नहीं है, काम हर स्तर पे हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, इंडिया गठबंधन कर रही है और उस काम के रिजल्ट भी आएंगे। लेकिन सवाल यही है कि लोग भी थोड़ा सचेत हों, वो भी आगे आए और वो भी इन चीजों को उठाएं। सिर्फ हम पत्रकार लोग या विपक्ष ही ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे जुडिशरी से लेके, चुनाव आयोग से लेके, गोदी मीडिया से लेके सारे इंस्टीट्यूशन उनकी मदद में लगे हुए हैं। तो उसके लिए जनता को, जिसमें आपके दर्शक भी शामिल है, उन्हें भी थोड़ा बोलना अपने आप में जरूरी है, लेकिन जहां जिसकी जरूरत हो उठ के खड़ा होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि सबको उठ के खड़ा होना चाहिए, सबको इस मुहिम में लगना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इसी पे प्रेम कुमार जी, आप क्या सोचते हैं? चुनाव आयोग की बात ज़रूरी है और उसमें जो बता रहे हैं बहुत सटीक और बहुत एक अलग तरह का इन्फॉर्मेशन, वो अभी तक जो सूचना मिली है, बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी शकील अख्तर जी ने कि कांग्रेस बहुत तैयारियों के साथ इस चुनाव में है, इंडिया गठबंधन बहुत तैयारियों के साथ है। यानी इंडिया गठबंधन को जो झटका लगा, कांग्रेस को जो झटका लगा हरियाणा में, उससे कांग्रेस पार्टी सबक ले चुकी है। ये रखें तो फिर आप जो कह रहे थे उस समय, आप धरातल की बात कर रहे थे झारखंड की, कि पहले से ज़्यादा जो वेव है उस वेव को फिर रिजल्ट में बदलते हुए, तब्दील होते हुए ओरिजिनली उम्मीद हम करें कि देखेंगे। प्रेम कुमार जी। राजीव जी, देखिए, बहुत पहले से हम भी क्रिकेट देखते रहे हैं। जब भारत पाकिस्तान मैच हुआ करता था तो हम लोग ऐसा कहते थे कि भारत को 13 खिलाड़ियों से लड़ना है, 11 खिलाड़ी और 2 एम्पायर, 13 से लड़ना है। तो अभी जो चुनाव हो रहे हैं ना, तो चुनाव आयोग भी जो है उसको भी आप मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन को बीजेपी से भी लड़ना है और चुनाव आयोग से भी लड़ना है।
और चुनाव आयोग से अलग अलग नहीं लड़ना, वो लोग दोनों एक खेमे में है, उससे लड़ना है। ये एकदम अब पहले ये बात कही जाती तो कहा जाता कि भाई आप ऐसी स्वायत्त संस्थान के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि ये बोलने का समय आ गया, अब न बोलेंगे तो कब बोलेंगे। बिल्कुल भाई, जब हमने देखा आंखों के सामने में चंडीगढ़ का चुनाव पलट गया, हमने देखा कि हरियाणा में किस तरीके से चुनाव पलटा, और चुनाव आयोग के आंकड़ों में मौजूद है कि 74 सीटों पर कांग्रेस आगे बैलेट पेपर में, और कांग्रेस जहां आगे वहां तो ईवीएम में पलट गई, और बीजेपी जहां आगे वो बीजेपी नहीं पलटी। भाई, बैलेट पेपर का नेचर केवल कांग्रेस के लिए पलटता है, बीजेपी के लिए पलटता नहीं है। उसके बाद 99% तक रिचार्ज रहने का मामला, वो सारी चीजें जो हैं हम दोहराना नहीं चाहते, बस याद दिलाना चाहते हैं। इससे पता चलता है कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष रह गया है, पता चलता है। और डीजीपी का उदाहरण हमने देखा ही, झारखंड के डीजीपी के साथ में तुरंत आप बदल दीजिए, महाराष्ट्र में जब तक आप कंपेल न करें तब तक वो बदला नहीं जाता है, वो भी हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए मुख्यमंत्री का चौपर उतरने नहीं दिया जाता है, जबकि दोनों विशेष है। और विशेष क्या, चुनाव में तो सारे सबके लिए समान अवसर होता है। उस हिसाब से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति मुर्मू को लिखा है। अब बताइए, चुनाव आयोग को नहीं लिख रहे हैं, जानते हैं तो मालूम है कि किधर खड़ा है, तो राष्ट्रपति मुर्मू को उन्होंने लिखा है, द्रौपदी मुर्मू जी को पत्र लिखा है। तो ये सारे हालात बता रहे किस तरीके से चुनाव लड़ना है, लेकिन फिर भी चुनाव है, लड़ना है और मैच जीतना भी है। तो झारखंड की हम जो चर्चा कर रहे हैं, झारखंड में जितने तर्कश में तीर होते हैं बीजेपी के पास, हालांकि ये तीर चलाने वाले लोग नहीं है, लेकिन वहां की भाषा में हम बोल रहे हैं, तो वो सब वो आजमा चुके हैं। अब देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जो नफरत का टोन सेट कर रहे थे, उसी टोन को नरेंद्र मोदी लेकर के आए। बेटी वाली बात, सेम लैंग्वेज है, सेम भाषा है, वो बोल रहे हैं। उसी तरीके से आप आज योगी आदित्यनाथ जो वहां गए, वो क्या कह रहे हैं, वो कहानी सुना सुना के, कांवड़ियों की कहानी सुना सुना करके कह रहे हैं कि हमसे लोग कहते थे कि कांवड़ियों को अगर आप कांवड़ यात्रा कराएंगे तो दंगा हो जाएगा। पता नहीं कौन लोग उनको कहते थे ऐसा, लेकिन मनगढ़ंत मनोहर कहानियां सुनाते हैं और फिर कहते हैं कि हमने कहा कि हो जाएगा तो इस बार हो जाने दो आर पार। आप समझिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। व्यक्ति कह रहा है कि हो जाना है तो हो जाने दो आर पार। किससे आर पार कर रहे हो भाई? उत्तर प्रदेश में अपनी जनता से आर पार करोगे क्या? और ये नफरत की भाषा लेके झारखंड में सिखाने चले हैं और झारखंड में लोगों को बता रहे। तो ये जो टोन वो सेट कर रहे हैं, नफरत का टोन, वो दरअसल उनका हर जो पैंतरा है वो फेल हो रहा है। और वहां झारखंड में जबरदस्त तरीके से हर सीट वाइज जो है एक गोलबंदी है। बीजेपी के खिलाफ बहुत गुस्सा है, उनके नफरत की पॉलिटिक्स को लेकर, आदिवासी से विरोध से नफरत रखने की जो उनकी है टेंडेंसी, उसको देख करके वो चीजें अब साफ तौर पर झारखंड में झलक रही हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि झारखंड का चुनाव जो है इस बार एक तरफा इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा। 80 में 60 से कम सीटें इंडिया गठबंधन के पास नहीं आ रही हैं। ये बात मतलब हम बहुत विश्वास के साथ कह रहे हैं और उसका कारण है कि उसका इलेक्शन का एक टोन जो है सेट हो चुका है और वो है कि बीजेपी को नहीं आने देना है। और यही कारण है कि झारखंड का चुनाव हम देख रहे हैं कि बदल चुका है। चाहे वो एम्पायर ले ले, चाहे वो पूरा 6 बॉल का जगह 9 बॉल गिन करके बॉलिंग कर ले, लेकिन फिर भी हारना उनको ही है। जी बिल्कुल, झारखंड की बात आप कर रहे हैं। 6 नहीं बल्कि 9 बॉल पे खेल लीजिए, बैटिंग कर लीजिए, लेकिन हारेंगे आप। और ये बात 80 में से 81 में से 60 सीटें आ रही हैं। हमने पूछा है हेमंत सोरेन से भी कि कितनी सीटें आप, कल देखिएगा हेमंत सोरेन का इंटरव्यू जो अभी थोड़ी देर पहले जो शुरुआत में आपको हमने दिखाया था। बस 5 मिनट का समय है, इसके बाद 8:30 बजे से हम सीधे चलेंगे महाकवरेज अमेरिका चुनाव पे। जल्दी छोटा कमेंट लेना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपसे। चुनाव की बात हो रही है प्रोफेसर साहब, कितना भरोसा आप कर रहे हैं अब, जबकि शकील जी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, ये सब मुस्तैद हैं, चुस्त हैं और चुनाव आयोग पर नजरें निगाहें टिकाए हुए हैं, कितना भरोसा है? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की उस चाल को समझा है जिस बारे में हम लोग बराबर कहते रहे कि चुनाव में जो
वोटर लिस्ट है उसमें सबसे बड़ी धांधली हो रही है इस वक्त। अभी तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि किस परिवार से कितने वोट काटे गए हैं और उनके मतदान केंद्र कहाँ कहाँ हैं। एक ही परिवार में अगर 4 लोग हैं तो 2 मतदान केंद्रों पर उनको भेजा जा रहा है और वो अपने घर से कोई 2 किलोमीटर दूर मतदान केंद्र है, कोई 4 किलोमीटर दूर है, तो 2 वोट ड्रॉप हो जाए इसकी पूरी कोशिश होती है। प्लस जो पॉश इलाके हैं वहां पे तो बिल्कुल अट्टालिका के नीचे ही बनाया जा रहा है मतदान केंद्र। वो चलो अच्छी बात है, वो अपर मिडिल क्लास जो बीजेपी का समर्थक है लेकिन वोट डालने नहीं जाता था, उस दिन पत्ते जो खेलता था ना, छुट्टी मनाता था, उसके लिए तो छाया पानी सबकी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन जो वोटर लोकतंत्र के लिए, अपने अधिकारों के बचाव के लिए, संविधान बचाव के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है और एक ही परिवार को 2-2 3-3 जगह बांटा जा रहा है। इस पर भी कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना होगा। और बाकी तो मुझे लगता है कि इस चीज को पकड़ लिया है और मुस्तैद है, और इस मुस्तैदी का निश्चित रूप से महाराष्ट्र में उनको फायदा मिलेगा अगर उन्होंने इसको करने में कामयाबी हासिल की तो। लेकिन चुनाव आयोग की जो भूमिका है उस भूमिका को नजरअंदाज नहीं करना है। मैंने कहा ना कि वो एक संगठन के तौर पर काम करती है बीजेपी के लिए, तो वो भी एक चुनौती होगी कांग्रेस के लिए, लेकिन मुस्तैदी उसकी अच्छी है और मुझे लगता है कि उत्साह भी दिख रहा है कांग्रेस पार्टी की। जी, उत्साह दिख रहा है। क्या आपको भी लगता है अनिल सिन्हा जी, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, इधर झारखंड तो छोटा राज्य है, 81 सीटें, उधर 288 सीटें। महाराष्ट्र की तुलना आप झारखंड से नहीं कर सकते। महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स है यहाँ, और उसमें लीडिंग पार्टी अभी भी कांग्रेस ही है, जिसका हर जगह संगठन है, उसके पास वर्कर्स हैं और उनको तरीका भी है, रिसोर्सेस भी है। एक चीज खाली मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ चुनाव आयोग के बारे में, कि हम लोग सिर्फ जो लॉजिस्टिक्स है चुनाव का, जो पोलिंग है, उस पर कंसंट्रेट ना करें, हम लोग उसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी ध्यान दिलाएं। कैंपेनिंग में किस तरह से रोटी छीन लेंगे, ये सब जो लेवल है पॉलिटिक्स का, ये चुनाव आयोग का बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि ये जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को आप लागू करिए। जब धर्म और जाति के नाम पर कोई चुनाव वोट नहीं मांग सकता, वो साफ साफ बोल रहे हैं रोटी छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे, ये लेवल है। इस पर वो लिख चुका है चुनाव, राहुल गांधी तक को चिट्ठी लिख चुका है कि आपका लैंग्वेज फलना ये वो करते हुए, पहले ही चिट्ठी लिखी थी इसने लोकसभा इलेक्शन के पहले ही मतलब आके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पहले। तो ये जो है इस पर भी हम लोगों को जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है और पूरी जो जिस मानसिकता और जिस समर्पण के साथ, या सरेंडर, समर्पण हमको लग रहा है कि बढ़िया वर्ड है, इसको सरेंडर मतलब कि झुकने वाला जो है, उसके ये में संदर्भ में कहना चाहिए, उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करो। और इसमें जो इस तरह के जो नफरती भाषण हो रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ जिस तरह कटेंगे बटेंगे की तरह के भाषण कर रहे हैं, उसके भी खिलाफ को हम लोगों को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर भी बात करनी चाहिए। सिर्फ चुनाव में हेरा फेरी तक क्यों इसको सीमित न रखें, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ चुनाव में हेराफेरी की बात ही नहीं बल्कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर भी चर्चा होनी चाहिए। चर्चा चुनाव आयोग पे होनी चाहिए। चुनाव में निष्पक्षता, भरोसा, इन सब को कहीं ना कहीं बरकरार रखने का काम जो है ये चुनाव आयोग का है। लेकिन चुनाव आयोग कहां है, क्या कर रहा है, और क्यों चुनावी जो दूसरे दल हैं, चुनाव जो विपक्षी दल हैं, उनको अब उनका भरोसा खासकर उठ चुका है, और भरोसा मतदाताओं का क्यों उठ रहा है जो विपक्षी दलों की तरफ देखते हैं। ये सब कुछ चुनाव आयोग को सोचना होगा। 2 राज्यों के चुनाव और इन चुनावों पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं, लेकिन एक